कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाएगी, ये कन्वेंशन। इसमें कोई ऐसा लॉजिक हो सकता है, इसमें कुछ हिडन एजेंडा हो सोसाइटी का, लेकिन इसका कोई टेक्निकल लॉजिक ऐसा सरफेस पर नहीं दिख रहा है। होगा जरूर, मैं नहीं ऐसा कोई चैलेंज कर रहा हूं किसी को, लेकिन ये है कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है कि शादी के बाद लड़की घर से अपना घर छोड़ के वो किसी दूसरे के घर जाके रहेगी, और फिर उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब कि टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। आप 0, 1, let's get started. हेलो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि कूलम्स लॉ में हम लोगों ने ये बात समझी कि जब दो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच का फोर्स हम लोगों ने कूलम्स लॉ में निकाला, और जो कूलम्स लॉ का बेसिक स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट भी ऐसा ही था कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस and it is inversely proportional to square of the distance between them. It seems like very simple कि जो दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड होगा, एक 1 कूलम और एक 2 कूलम, उसके मैग्नीट्यूड से हम लोग मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट निकाल लेंगे, और इन दोनों को कंबाइन करके हम लोगों ने एक ऐसा लॉ बना दिया। अब जब फील्ड की बात आती है, फील्ड का मतलब कि जो भी जिस तरीके का भी फोर्स होगा, मतलब अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है, और इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब कि फील्ड जो टर्म है वो फोर्स से जुड़ा हुआ है, फोर्स से एसोसिएटेड है और चार्ज से भी एसोसिएटेड। अभी हम लोग 2 मिनट बाद डिस्कस करेंगे कि क्या इनमें क्या रिलेशन है, कि चार्ज क्या चीज़ है और उससे फोर्स कैसे डिराइव होता है, और फिर फोर्स और फील्ड का क्या संबंध है, फिर चार्ज और फील्ड का डायरेक्टली क्या रिलेशन है। मैं आपको एक दूसरे एंगल से फील्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब कूलम ने ये बात कही, जब इस इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी की बात की, तो इस इन्वर्स प्रोपोर्शनैलिटी को देख के ऐसा लग रहा था कि जरूर कुछ ऐसा है कि जो नॉर्मल मैथमेटिक्स की अप्रोच से हम जो बात सीखते हैं कि इन्वर्स स्क्वायर प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये है कि अगर हम एफ और आर का ग्राफ बनाएंगे कि इस एक्सिस पर हम लोगों ने आर लिया और इस एक्सिस पर एफ लिया, तो इन्वर्स स्क्वायर का मतलब होता है कि ये लाइन यहाँ से पैरेलल आती हुई ऐसे करके आगे इसके पैरेलल। इसका मतलब क्या होता है कि इस तरीके की प्रोपोर्शनैलिटी में जहां हमको ये दिखाना होता है कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, वहां पर हम लोग इस लाइन को आर से टच नहीं कराते, मतलब ये वाली एक्सिस पर। इसका मतलब कि फोर्स 0 कब होगा? फोर्स 0 तब होगा जब आर इन्फिनिटी होगा। इस बात से हम लोगों ने, इस मैथमेटिकल अप्रोच से हम लोगों ने टर्म डिराइव किया फील्ड। क्योंकि जो साधारण मैथ्स से अगर आप देखेंगे, अगर आप इस ग्राफिकल स्टडी को नहीं समझेंगे, तो साधारण तरीके से तो ऐसा लगता है कि अगर कोई भी दुनिया के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, किसी भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इंडिया का और एक कनाडा का या एक दुबई का प्रोटॉन, तो आप ऐसा इस फॉर्मूला को देख के ऐसा लगता है कि अगर Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो इसका मतलब कि वो फोर्स कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया के कोई भी 2 चार्ज एक दूसरे से अगर इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन करते तो फिर एटम और एटम से मॉलिक्यूल और फिर मॉलिक्यूल से मैटर का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं होता। उसके बेसिस पर जो हम लोगों ने टर्म बनाया है, उस टर्म का नाम है फील्ड। और फील्ड का मतलब क्या है? वो ये कह रहे हैं कि आर की इनफाइनाइट वैल्यू पर फोर्स 0 हो जाएगा। फोर्स 0 हो जाएगा मतलब क्या? कि वो ये कह रहे हैं कि अगर इस चार्ज से, मान लीजिए ये एक कोई चार्ज है और इनका ये कहना है कि इसके चारों तरफ एक सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस है, एक सर्टेन स्पेस है जिसके अंदर ही वो दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। सो इन दिस वे वी डिफाइन कि फील्ड इज अ सर्टेन स्पेस अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज विद इन विच ओनली it can attract or repel according to the sign
दिस चार्ज कैन इन्फ्लुएंस एनी अदर चार्ज। तो हम लोग फील्ड को, दूसरे शब्दों में फील्ड को हम लोग एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। फील्ड के लिए हम लोग ये एक शब्द बना रहे हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस अराउंड द चार्ज। इसका मतलब किसी भी चार्ज के चारों तरफ एक सर्टेन एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, जिसमें इन्फ्लुएंस का मतलब कि जहां पर वो दूसरे चार्ज को प्रभावित कर सकता है। दूसरा चार्ज मतलब अगर दूसरा चार्ज पॉजिटिव होगा तो हम लोग जैसे इस केस में अगर हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई हम लोगों ने पॉइंट डिसाइड किया और इस पॉइंट पर हमने कोई एक चार्ज रखा, से दैट Q0, ये वाला चार्ज कैपिटल Q था। अब Q0 अगर हमने यहाँ पर रखा तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, इस तरफ ये आ गया फोर्स। फिर ये कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि इस चार्ज को अगर हम यहाँ पर रख दें, Q0 की ये पोजीशन रख दें, तो ये कैपिटल Q चार्ज Q0 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, इस फोर्स का F1 और F2 का मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं R से प्रोपोर्शनैलिटी है, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस R होगा और यहाँ पर ये डिस्टेंस R होगा। डेफिनेटली इफ वी हैव द सेम चार्ज, अगर ये Q0 सेम मैग्नीट्यूड और साइन का चार्ज है, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो कैपिटल Q चार्ज, जिसकी फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, कभी कभी इस चार्ज को रेफरेंस चार्ज कहते हैं और इस चार्ज को टेस्ट चार्ज कहते हैं। ठीक है, क्यों टेस्ट चार्ज कहते हैं? टेस्ट चार्ज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली फील्ड को टेस्ट कर रहा है। टेस्ट कर रहा मतलब कि फील्ड कहां तक है, कहां तक का मतलब क्या, कहां तक का मतलब ये है कि अगर हम इस Q0 को यहां रख दें, ठीक है, तो Q0 को जैसे ही हम एक बाउंड्री के बाहर रखते हैं तो उसके ऊपर अचानक फोर्स 0 आने लगता है, F3 फोर्स 0 हो गया। अब ये जो कंसेप्ट है कि फोर्स 0 हो गया, ये डिसाइड करता है उस चार्ज की, इस रेफरेंस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री। इसका मतलब कि जहां तक फोर्स लग रहा है वहां तक फील्ड है, और जिस पॉइंट के बाद फोर्स लगना बंद हो गया, इसका मतलब कि ये वाला चार्ज जो है, Q चार्ज जो है, ये दूसरे चार्ज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है या रिपेल नहीं कर पा रहा है, इफेक्ट नहीं कर पा रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने ये कह दिया कि ये वाले चार्ज के ऊपर फोर्स 0 है। और प्रिसाइजली अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन को जब हम लोगों ने यहाँ पर मॉडिफाई किया था, K टाइम्स Q1 Q2 अपॉन R², K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होता था। अब अगर हम यहाँ पर इसके लिए लॉ लगाएं कि Q और Q0 और अपॉन R², R क्या है कि हम जो Q0 चार्ज रख रहे हैं, टेस्ट चार्ज जो हम लोग रख रहे हैं, वो Q से कितने डिस्टेंस पर है। अब आप ये बात समझिए कि अगर कोई एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर फोर्स 0 आ गया, जैसे हम लोगों ने कहा कि ये पॉइंट जो है, अगर हम इनको इफ वी नेम देम कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट, तो C पॉइंट पर जब हम लोगों ने Q0 रखा तो वहां पर Q उसके ऊपर फोर्स नहीं लगा पा रहा था, Q उसको अफेक्ट नहीं कर पा रहा। ये लोग का ऐसा कहना है कि Q तो 0 नहीं है, Q0 भी 0 नहीं है, लेकिन फोर्स 0 हो गया। तो अगर फोर्स 0 हो गया तो हम लोग यहां पर R को इंफिनिटी मान लेते हैं। इसका मतलब कि जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बाउंड्री डिसाइड की, उसी के लिए हम लोगों ने एक की स्टेटमेंट बना लिया। क्या की स्टेटमेंट बनाया? की स्टेटमेंट ये बनाया कि एनी पॉइंट outside the field of a given charge, any point outside the field of a given charge is said to be at infinity from that charge, from that reference charge। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। ये बाउंड्री यहां से, ये इसकी बाउंड्री है, स्टेटमेंट है एनी पॉइंट आउटसाइड द फील्ड ऑफ अ गिवन चार्ज इज सेट टू बी एट इंफिनिटी फ्रॉम दैट रेफरेंस चार्ज। इसका मतलब ये है कि ये वाले चार्ज की जो ये बाउंड्री बनी, ये जो रीजन ऑफ स्पेस इसके चारों तरफ आ गया, इस रीजन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हो गया, वी कैन से द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, द एरिया
the space around a charge or distribution of charge, around a charge or distribution of charge within which it can attract or repel, within which it can attract or repel any other charge. is defined as इलेक्ट्रिक फील्ड. मैंने बोला कि फोर्स और फील्ड का संबंध है, तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स होगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है. मैंने शायद यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा है कहीं, हम लोग ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, चैप्टर का नाम भी इलेक्ट्रिक फील्ड है. एक चीज है टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज कन्वेंशनल है. कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि हम टेस्ट चार्ज को एज अ टूल यूज कर रहे हो. तो जब हम लोगों ने ये बात की कि किसी चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि अगर ये, मैं दोबारा से बना दे रहा हूं कि अगर ये कोई रेफरेंस चार्ज है कैपिटल क्यू और इसके चारों तरफ एक कोई सर्टेन एरिया है, कि इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो ये चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा. लेकिन आपने यहां पर भी देखा था, इस डिस्कशन में भी आपने ये बात देखी थी, जब हम लोगों ने ये वाला डायग्राम बनाया था तब भी आपने ये बात देखी कि इसमें जो अलग अलग पॉइंट्स है, अलग अलग पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ए पॉइंट पर जब हमने क्यू नॉट रखा तब उसके ऊपर फोर्स F1 लग रहा था. बी पॉइंट पर जो कि किसी दूसरे डिस्टेंस पर है, वहां पर हम लोगों ने जब इस क्यू नॉट को रखा तब फोर्स कुछ F2 लग रहा था. और जब हम लोगों ने कोई एक ऐसा पॉइंट जिसको बाद में इंफिनिटी कहा गया, बाद में ये पता चला कि वो पॉइंट रेफरेंस चार्ज की फील्ड के बाहर है. कैसे पता चला कि जब Q नॉट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जब ये वाला चार्ज इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा पा रहा था, इस बात से हमने उसकी बाउंड्री डिसाइड की. द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग इस Q की रेफरेंस चार्ज हम लोगों ने जो लिया है, अगर हम लोग Q की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके कि जब तक फोर्स लगने की बात है तब तक जो टर्म है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, की फोर्स है या नहीं है ये डिसाइड करना इज द टर्म इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और जब हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, तब जो टर्म होगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या जिसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अलग अलग पॉइंट्स पर चार्ज को रखे जाने पर वो फोर्स अलग अलग होगा. इसका मतलब कि जो हमारा अगला जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत ध्यान से देखिए, टर्म है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको दूसरे शब्दों में फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं. अब दुख की बात यह हो जाती है कि जब हम लोग फील्ड इंटेंसिटी को फील्ड कहने लगते हैं, कहते ही हैं हम तो ये भी कहते हैं कि नल बह रहा है, तो टर्म हम लोग कुछ भी यूज कर रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोगों ने सिंबल यूज किया कैपिटल ई, और फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन समझिए. उन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इस स्पेस के अंदर किसी पॉइंट पर, ये एक कोई पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर अगर हमको फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी है, क्या डिफाइन करनी है? फील्ड इंटेंसिटी. क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये स्टेटमेंट ऑब्वियस होता है, एट अ पॉइंट. इसका मतलब फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा स्टेटमेंट है. और ये स्टेटमेंट अगर आप हर बार बोलते नहीं हैं तो आपको ये स्टेटमेंट याद तो रखना चाहिए. हर बार, जितने बार भी आप ई कहीं पर आएगा, आप ये बात, दो बातें, एक बात तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एक पॉइंट पर डिफाइन की जाएगी. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ई, वो हमेशा एक पॉइंट पर डिफाइन है किसी भी सिचुएशन में. जितने भी जो लोग बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं
उनको मैं ये बता दूं कि आपके सिलेबस में किसी भी बोर्ड की, जो क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम होता है, उसमें किसी भी चैप्टर में फील्ड इंटेंसिटी टर्म किसी ना किसी फॉर्म में जरूर आता है। जितने भी चैप्टर हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला चैप्टर हो, या उसके बाद पोटेंशियल वाला चैप्टर हो, या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, या मैग्नेट हो, या इंडक्शन हो, या ऑल्टर, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। इसलिए मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूं कि आपको सिर्फ ये बात याद रखनी है कि फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एट अ पॉइंट डिफाइन की जाएगी, किसी भी सिचुएशन में आएगा। ई टर्म आया तो वो फील्ड इंटेंसिटी। अब फील्ड इंटेंसिटी है क्या? इन्होंने कहा कि यहां पर ये जो आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट था, वहां पर हमने एक टेस्ट चार्ज रखा। क्या रखा? टेस्ट चार्ज। अब देखिए ध्यान से, टेस्ट चार्ज क्या चीज है। उन्होंने कहा कि टेस्ट चार्ज के लिए हम लोगों ने कुछ कन्वेंशंस माने हैं। क्या कन्वेंशन माने हैं? ध्यान से समझिए। टेस्ट चार्ज में सबसे पहले हम लोगों ने ये बात एज्यूम करी कि ये चार्ज यूनिट मैग्नीट्यूड का होगा। दूसरी बात ये एज्यूम करी कि ये चार्ज हमेशा पॉजिटिव नेचर का होगा। अब बात समझिए कि टेस्ट चार्ज की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि ये एक हाइपोथेटिकल चार्ज। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चार्ज इमेजिनरी चार्ज है, और इमेजिनरी चार्ज की कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों ने एज्यूम करी हैं, और वो एज्यूम करी हैं अपनी कन्वीनियंस के बेसिस पर। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? कन्वेंशन का मतलब ये होता है कि शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाएगी, ये कन्वेंशन। इसमें कोई ऐसा लॉजिक हो सकता है, इसमें कुछ हिडन एजेंडा हो सोसाइटी का, लेकिन इसका कोई टेक्निकल लॉजिक ऐसा सरफेस पर नहीं दिख रहा है। होगा जरूर, मैं नहीं ऐसा कोई चैलेंज कर रहा हूं किसी को, लेकिन ये है कन्वेंशन। ये कन्वेंशन है कि शादी के बाद लड़की घर से अपना घर छोड़ के वो किसी दूसरे के घर जाके रहेगी, और फिर उल्टा भी हो सकता है। इसका मतलब कि टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। आप टेस्ट चार्ज नेगेटिव भी हो सकता था, हम लोगों ने कन्वेंशनली टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव माना। चौथी बात टेस्ट चार्ज के बारे में कि वो एक आइसोलेटेड चार्ज है। ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड, पॉजिटिव साइन, हाइपोथेटिकल, इमेजिनरी, आइसोलेटेड। और तीसरी बात फ्री टू मूव। पांचवी बात, सॉरी, फ्री टू मूव। ठीक बात है, फ्री टू मूव का मतलब कि अगर वो मूव कर सकता होगा तो वो फ्री है मूव करने के लिए। एक और बात इसमें लिखी जा सकती है, नेक्स्ट बात वो ये है, वेरी स्मॉल इन साइज। अब इन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर जस्टिफाई कर रहे हैं। ये टेस्ट चार्ज का हम लोगों ने कन्वेंशनल मान लिया कि एक इमेजिनरी चार्ज है जिसका की मैग्नीट्यूड 1 है, और भी आप लिख सकते हैं इसको हम लोग यूजुअली क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने जैसा यहाँ भी दिखाया, पहले भी दिखाया था कि यहाँ पर हम लोगों ने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा। तो जैसे ही ये प्लस क्यू नॉट चार्ज हम लोगों ने यहाँ पर रखा, इसने इसके ऊपर एक फोर्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और आप सब इतने अच्छे बच्चे हैं कि आप इस फोर्स का मैग्नीट्यूड तो कम से कम जानते हैं कि ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, इफ आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एक गिवन चार्ज था प्लस क्यू चार्ज, उससे आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट हम लोगों ने लिया। उस पॉइंट पर हमको फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करनी थी। हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा। टेस्ट चार्ज की ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, जिसमें से दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको याद रखनी है कि ये स्मॉल इन साइज है और पॉजिटिव साइन है। तो क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है इसलिए इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब वो ये कह रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनीशन ये है, बहुत ध्यान से देखिए। इस फॉर्मूला में जो Q, ये जो F है, दिस F इज नथिंग बट द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन Q नॉट बाय रेफरेंस चार्ज। अब ये रेफरेंस चार्ज क्या चीज थी, भूल गए आप? रेफरेंस चार्ज वही चार्ज था
जिसकी फील्ड के किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमने टेस्ट चार्ज रखा था, और फिर उस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लग रहा था, और हमने उस फोर्स को टेस्ट चार्ज के ही मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया। तो अगर हम इसको यूनिटरी मेथड से देखेंगे ही, अगर क्या देखें कि ये जो फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन है F अपॉन क्यू नॉट, इसमें वो कुछ ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर क्यू नॉट पर लगने वाला फोर्स F है, यूनिटरी मेथड कि हम लोगों एक कोई चार्ज था, उसकी फील्ड है, फील्ड में कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे हैं। फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने के लिए हमने वहां पर टेस्ट चार्ज रखा, और टेस्ट चार्ज के ऊपर रेफरेंस चार्ज ने फोर्स लगाया। उस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये F है और साइन उसी के हिसाब से। तो Q नॉट टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स F है, इसलिए यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, F अपॉन क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि जो फील्ड इंटेंसिटी की क्लासिक डेफिनेशन है वो यहां से आती है, और वो ये कहती है द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहां से वो ये कहते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट, बहुत ध्यान से देखिए, फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स experienced by a unit positive charge placed at that point. ये क्लासिक डेफिनेशन, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब कि जिस भी पॉइंट पर हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इसका मतलब कि अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज, ये चार्ज Q ले लिया, ये चार्ज Q ले लिया, इससे R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, दिस डिस्टेंस इज R, और इससे R डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट दूसरा Q है, ये डिस्टेंस R यहाँ पर ले लिया, से दैट ये R1 है, ये R2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, कोई फर्क नहीं, सब कुछ मैंने अलग कर दिया, सिंबल्स अलग कर दी, रूल कॉमन है। पहली ऑब्वियस बात कि ये जो P और Q पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर है, तभी हम फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर पाएंगे। और फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फील्ड इंटेंसिटी का जो क्लासिक डेफिनेशन है वो है फोर्स एक्सपीरियंस। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं फिर से, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड at a point in the field, at a point in the field gives the intensity of field at that point. Intensity of field at that point. ये फील्ड इंटेंसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए यहां से क्या करना था, जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया, ये मान लीजिए टेस्ट चार्ज है Q नॉट, और यहां पर भी हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रख दिया, ये है Q नॉट। फोर्स का डायरेक्शन यहीं से चेक कर लेंगे। कैसे चेक करेंगे कि ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, ये जो फोर्स का डायरेक्शन है, इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा और इसके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन इधर आएगा। इसका मतलब इस P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी निकालने का क्या तरीका है, ये वाला फोर्स F1, ये वाला फोर्स F1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। इसका मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर F1 की वैल्यू रखें तो वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, कैपिटल K, Q1 रेफरेंस चार्ज Q नॉट डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। तो E एट P पॉइंट का फॉर्मूला आ जाएगा, E एट P पॉइंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 ओवर R स्क्वायर। ये फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। ये जो डेफिनीशन है, ये डेफिनीशन ये कहती है, आपको जैसा मालूम है कि कहीं पर भी हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो आ रही है, ये ऐसी सिचुएशन है, इसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में देखें
तो F1 इज इंटेंसिटी एट P टाइम्स Q नॉट। तो जब भी हम किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट वेक्टर है, तो इन दोनों का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है। इसका मतलब कि किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या है, उस पॉइंट पर रखे जाने वाले टेस्ट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन ही फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। जो ये डेफिनीशन है, जो फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनीशन है, उसमें वो ये नहीं बता रहे हैं कि रेफरेंस चार्ज कौन सा है। अब यहाँ पर रेफरेंस चार्ज नेगेटिव था, इसलिए फोर्स का डायरेक्शन इधर आ गया। तो इसमें जो Q पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी है वो है F2 डिवाइडेड बाय Q नॉट। इसका मतलब इन दोनों का वेक्टर, जो F2 का डायरेक्शन है वही फील्ड इंटेंसिटी एट Q पॉइंट का डायरेक्शन है। फील्ड इंटेंसिटी किसकी है? इस चार्ज की फील्ड के किसी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी, ये पॉइंट Q था। F2 का इसी तरीके से अगर हम लोग जो E इंटेंसिटी एट Q पॉइंट आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस। अगर हम लोगों ने इसको R1 R2 लिया था तो ये R1 R2 यहाँ पर आ गया। ध्यान सिर्फ ये रखना है, बहुत ध्यान से देखिए कि इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और इस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, ये वेक्टर। फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होता है मैं कहीं पर लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, द डायरेक्शन ऑफ E at a point is same as the direction of force on a unit positive charge placed at that point. Simple as physics. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको रेफरेंस माने कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी हम लोगों ने ऐसे डिफाइन कर ली कि ये यहाँ पर आ गया, तो फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट जो थी, एक बार फिर से देख रहे हैं कि फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनीशन हम लोगों ने ऐसे लिखी, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। कभी कभी ये डेफिनीशन इस फॉर्म में भी आती है, आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी डरिएगा नहीं। मैं आपको एक्सप्लेनेशन दिए दे रहा हूं कि ऐसा क्यों है। कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि दिस लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 एंड देन दे राइट F अपॉन Q नॉट। ठीक है, हम लोगों ने जब टेस्ट चार्ज का एजम्पशन किया, जब टेस्ट चार्ज की करेक्टरिस्टिक हम लोगों ने मानी, तो एक करेक्टरिस्टिक ये भी थी कि इट शुड बी वेरी स्मॉल इन साइज। और स्मॉल इन साइज क्यों माना? स्मॉल इन साइज इसलिए माना हम लोगों ने, जबकि अगर हम लोग कोई बड़ा चार्ज ले लेंगे, तो जब हम लोग फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन कर रहे थे, इसका मतलब कि अगर इस चार्ज की अपनी फील्ड भी बहुत ज़्यादा होगी, तो जो फील्ड का मतलब क्या कि फील्ड को आप ऐसे समझिए जैसे 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 एक वर्ड होता है PM। हमारे देश में बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, और पहले तो कम पॉपुलर था, अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। PM एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड अबाउट दिस वर्ड। तो PM का मतलब क्या होता है कि PM इज अ पर्सन जिसकी फील्ड पूरा कंट्री है। मैग्नीट्यूड जो डेजिग्नेशन है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से यहां पर डिनोट कर रहे हैं कि PM कैन इन्फ्लुएंस एनी पर्सन विद इन द कंट्री। देन वी हैव अ CM, अलग अलग स्टेट का, जो हम हमारे यहाँ स्टेट सिस्टम है, अलग अलग स्टेट में एक इंसान होता है जो कि CM होता है, जिसको चीफ मिनिस्टर कहते हैं। दैट चीफ मिनिस्टर इज अ पर्सन हु कैन इन्फ्लुएंस एनीबडी और एनीथिंग इन हिज स्टेट। तो CM की फील्ड वो डिफाइन है। फिर एक आदमी DM है। DM का मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इसका मतलब कि उस डिस्ट्रिक्ट को इन्फ्लुएंस करने वाले आदमी। तो जैसे जैसे डेजिग्नेशन चेंज हो रहा है वैसे वैसे फील्ड चेंज हो रही है, फील्ड चेंज हो रही है। तो हम लोगों ने डेजिग्नेशन को मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज से डिफाइन किया और कंपेयर किया, और जो उसका फील्ड है वो हमने उस डेजिग्नेशन के हिसाब से स्टेट। आप नीचे भी आ सकते हैं कि DM के बाद GM, तो GM किसी कंपनी में होता है और वो उस कंपनी के रूल्स रेगुलेशन और एम्प्लॉयज सबको कंट्रोल कर सकता है। तो इस तरीके से
अगर आप पीएम, सीएम, डीएम, जीएम ऐसे करके इंसान का डिजिग्नेशन चेंज कर रहे हैं तो उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चेंज होता जाता है। वैसा ही यहाँ पर है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, अगर ज़्यादा मैग्नीट्यूड का चार्ज होगा तो वो किसी चार्ज को दूर तक इफेक्ट कर पाएगा, उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा। वेरी गुड। तो मैंने ये बात आपको बताई कि स्मॉल इन साइज का मतलब कि अगर इसको, मैंने सबसे पहले बोला था कि ये जो टेस्ट चार्ज है इज अ टूल। अब अगर टूल ही आपका बहुत बड़ा हो जाएगा तो फिर वो इनकन्वीनियंट होगा हैंडल करने में। वैसा कुछ यहाँ पर है कि अगर टेस्ट चार्ज की अपनी फील्ड बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ये दोनों फील्ड्स ओवरलैप करेंगी। टेस्ट चार्ज को हम लोगों ने बहुत स्मॉल इन साइज माना है, जिसको मैथ्स की लैंग्वेज में ये कहते हैं कि लिमिट, अगर हमने ऐसा लिखा है कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो डिफरेंशियल कैलकुलस की लैंग्वेज में, तो इसका मतलब होता है कि क्यू नॉट वुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल। क्यू नॉट वुड बी एज स्मॉल एज पॉसिबल बट नॉट इक्वल टू जीरो, बट नॉट इक्वल टू जीरो। ये लिमिट का मतलब है कि अगर हमने किसी चीज को ऐसा लिखा है कि लिमिट टेंडिंग, ऐसा हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस जब हम लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी थी, जब हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करनी थी, क्योंकि वेलोसिटी डिफाइन करने के लिए दो डेल्टा, वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था कि अगर हमको वेलोसिटी को पहले हम लोग डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी कहते थे, फिर वो इंस्टेंटेनियस, तो डेल्टा टी क्या है, इंटरवल ऑफ टाइम। और फिर वहां पर ऐसा आया कि अगर हमको किसी एक इंस्टेंट पर डिफाइन करनी है तो उन्होंने कहा भाई वेलोसिटी बिना इंटरवल के तो डिफाइन नहीं की जा सकती। बिना इंटरवल का मतलब कि आप कहीं ऐसा तो नहीं लिख सकते कि आपने यहाँ लिखा 5 मीटर और यहाँ लिख दिया 10:15, ऐसा तो नहीं लिख सकते, ये तो गलत है। आपको इंटरवल ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा। इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब कि द करेक्ट स्टेटमेंट इज कि अगर 5 मीटर उसने 2 सेकेंड में चला तो 2 सेकेंड इज द इंटरवल। तो जब इंटरवल आएगा, अब वो कह रहे हैं कि एक इंस्टेंट पे डिफाइन करना है, तब हम लोग डेल्टा टी को वहां पर लिमिट लगा देते थे। हम ये बोलते थे कि यहाँ पर लिमिट लगा दी और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो गया, और फिर यहाँ लिखा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो ये चीज डिफरेंशियल कैलकुलस के फॉर्म में डी एक्स अपॉन डी टी आ जाती थी। वही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्यू नॉट है दैट हैज टू बी as small as possible because it is used just as a tool to get the magnitude and the direction of field intensity at a point in the field of a given reference charge. एक बात यहां से जो हमको देखनी है और समझनी भी है कि अगर हम कोई एक दूसरा चार्ज ले लें, दूसरा चार्ज मतलब क्या कि एक हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज लिया और एक हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज लिया। जैसे न्यूमेरिकल हम लोगों ने कूलम्स लॉ में किए हैं, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स फील्ड के न्यूमेरिकल्स होते हैं, और इसमें भी आपको वेक्टर आना चाहिए, बेसिक वेक्टर जो हम लोगों ने कूलम्स लॉ में इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया। कूलम्स लॉ का जो स्क्वायर वाला केस था, ट्रायंगल वाला केस था, वो सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। 3 चार्जेस इन अ लाइन, 3 चार्जेस एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, देन 4 चार्जेस और एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो वहां पर वेक्टर का प्रॉपर एप्लीकेशन है। फील्ड इंटेंसिटी में केवल इतनी बात आपको याद रखनी है कि जो कोई की फील्ड, सबसे पहली बात क्या याद रखनी, सबसे पहली बात याद रखनी है कि फील्ड इंटेंसिटी हमेशा एट अ पॉइंट डिफाइन की जाएगी। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ई जो है वो हमेशा एट अ पॉइंट डिफाइन की जाएगी। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि दो चार्जेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या एक दूसरा सेट जिसमें एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव। स्टेटमेंट ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश करिए। जो स्टेटमेंट आता है वो ये आता है कि फर्स्ट केस में, इस केस में ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर कैनॉट बी एनी पॉइंट ऑफ जीरो इंटेंसिटी। उसको दूसरे शब्दों में जो जीरो फील्ड इंटेंसिटी वाला पॉइंट होता है, जीरो फील्ड इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट होता है, जीरो फील्ड इंटेंसिटी वाले पॉइंट को हम लोग कभी कभी नल पॉइंट भी कहते हैं जब फील्ड का टर्म आता है। हर तरीके की फील्ड में नल पॉइंट टर्म डिफाइन किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी, ग्रेविटेशनल फील्ड में भी। तो ऐसा भी हम लोग लेते हैं कि दो प्लैनेट्स के बीच में, अगर हम एक दो प्लैनेट्स की लाइन ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं
तो उसमें एक कोई पॉइंट ऐसा जरूर होता है जहां पर फील्ड इंटेंसिटी जीरो होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड जीरो होती है। यहां पर ये कह रहे हैं कि इस केस में कोई भी पॉइंट जीरो इंटेंसिटी का नहीं हो सकता। ध्यान से सुनिए, क्यों नहीं हो सकता? कोई एक पॉइंट हम लोगों ने सिलेक्ट किया, मान लिया ये एक पी पॉइंट है, Q1 चार्ज यहां है। अब आपको जो बात समझनी है और हमेशा याद रखना है, धीरे धीरे आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तब ये बात जरूर याद रखनी है कि जिस पॉइंट पर हमको फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां पर हम एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर रहे हैं। टेस्ट चार्ज कैसे एज्यूम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि यहां पर हमने Q0 रख दिया। अगर हमने Q0 यहां पर रख दिया तो ये वाला चार्ज इस, और टेस्ट चार्ज हमेशा होता है, तो ये इसको हमें इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, इसलिए E1 का डायरेक्शन इधर आ गया। इसी तरीके से वो ये कह रहे हैं कि नहीं E2 का डायरेक्शन, तो हमने कहा भाई E2 का डायरेक्शन निकाल देते हैं कि ये वाला जो रेफरेंस चार्ज है ये नेगेटिव है और ये टेस्ट चार्ज ये हमेशा, इसका मतलब कि E2 का डायरेक्शन भी इसी तरफ है। अब आप बताइए कैसे हो सकता है? भाई जब ये वाला पॉइंट चेंज होगा, अगर ये डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, मान लीजिए R1 R2 है या कुछ भी डिस्टेंसेस है, तो डिस्टेंस चेंज होने पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड चेंज होगा। लेकिन क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज हैं, अब नेगेटिव चार्ज इधर होता तो नेट फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आ जाती, पॉजिटिव चार्ज इधर है इसलिए नेट फील्ड इंटेंसिटी, नेट का मतलब कि यहां पर जो रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी आएगी वो E1 प्लस E2 आ जाएगी वेक्टर वाले तरीके से। लेकिन इसके ऑपोजिट अगर हम ये वाला केस देख रहे हैं जहां पर दो चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, इस सिचुएशन में कोई भी पॉइंट आप सिलेक्ट करें तो यहां पर इसकी फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आएगी E1 और इसकी फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आएगी। ध्यान रहे कि हमको अभी इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं पता है, वगैरह का मतलब मैग्नीट्यूड भी नहीं पता है और साइन तो पता है, खैर मैग्नीट्यूड नहीं पता है। मैग्नीट्यूड से क्या होता है देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि अगर हम ये मान रहे हैं कि इस पॉइंट पर, ये जो P पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखिए, हम लोगों ने इस डिस्टेंस को x1 डिस्टेंस मान लिया है और इस डिस्टेंस को x2 डिस्टेंस मान लिया है, तो इसका मतलब कि E1 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा k टाइम्स स्मॉल k है, स्मॉल k इज 1/4πε0 k Q1 अपॉन x1 स्क्वायर, और E2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1/4πε0 Q2 अपॉन x2 स्क्वायर। साइन से चार्जेस के, जो गिवन चार्जेस के साइन थे, उससे हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि E1 और E2 का डायरेक्शन क्या होगा। अब अगर हम ये मान रहे हैं कि ये वाला पॉइंट P पॉइंट नल पॉइंट है, इसका मतलब P पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी जीरो है। दोनों चार्जेस की कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है, पहले तो ये कि जीरो हो सकती है कि नहीं, फिर हमने देखा हाँ जीरो हो सकती। क्यों जीरो हो सकती? क्योंकि इन दोनों चार्जेस के लिए ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस कोई भी पॉइंट हम लोग लेंगे वहां पर दोनों की फील्ड इंटेंसिटी ऑपोजिट आएगी। कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। इसका मतलब k Q1 अपॉन x1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू k Q2 अपॉन x2 स्क्वायर। इसका मतलब k कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर। ध्यान दीजिए कि अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, पहले सिंपल मैथमेटिक्स कर लेते हैं। अगर Q1 और Q2 का मैग्नीट्यूड सेम है, साइन भी सेम है यहां पर, और अगर मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब टू लाइक चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, तो नल पॉइंट कहां होगा, जीरो इंटेंसिटी का पॉइंट कहां होगा, मिड पॉइंट। क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन यहां से दिख रहा है कि अगर Q1 और Q2 बराबर हैं, बहुत ध्यान से देखिए, अगर Q1 और Q2 बराबर हैं, अगर Q1 और Q2 बराबर है तो x1 और x2 भी बराबर होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या आ गया कि अगर Q1 Q2 बराबर हैं तो x1 x2 भी बराबर, समझ गए?